बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बहुत आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आसान उनके लिए होगा जी जिनको बायोलॉजिक समझ आ जाएगा। तो इसका नाम है जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नवा चैप्टर है अकाउंटिंग के लिहाज, फर्स्ट ईयर के बुक से के लिहाज से। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे मैं आप लोगों को बता दूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, एक चीज़, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है दूसरी, और थर्ड वन पे इसके सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो आप लोगों के डबल बैलेंस मेथड में, बीकॉम में भी, और इसके अलावा रिवाइज कैश बुक में भी इस्तेमाल होंगे। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन के स्टेटमेंट के देखेंगे, और इसके अलावा जो आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब देखें, बैंक का मतलब तो बैंक होता है, री का मतलब क्या होता है भाई, दोबारा, ठीक है। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है कि भाई इसको आपने दोबारा बनाना है, चेक करना है। कॉन्सिलिएशन मतलब चेक करें, एक नज़र फिर देखें, दोबारा बनाएं। कॉन्सिलिएशन और स्टेटमेंट गोशवारा, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट, बैंक की ऐसी स्टेटमेंट जिसको एक बार फिर चेक किया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसकी जरा डेफिनेशन आप लोग सुन लें। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पासबुक और कैश बुक के फ़र्क को क्या करती है, ख़त्म करती है, दूर करती है। अब ये डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई, हम लोग चेक करते हैं क्या कि भाई ये कैश बुक जो होती है और एक होती है पासबुक, ये दोनों बराबर नहीं होती। अब इन दोनों के बराबर क्यों होना होता है ये देखते हैं हम लोग। देखो भाई, जिस वक्त एक शख्स मिस्टर, आप लगा लो मिस्टर एक्स ने बैंक में क्या खुलवाया, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, ठीक है। तो बैंक इसके नाम पे दो बुक्स जारी करता है, कौन कौन सी, पासबुक, ठीक है, और कैश बुक, ये बुक्स होती हैं। अब इन बुक्स को बैंक क्यों जारी करता है, बैंक कहता है कि भाई देखो, हमको आप पे एतबार और आपको हम पे एतबार ऐसे नहीं होगा, हम दोनों के दरमियान काम कौन करेगा, ये बुक्स करेंगी। ये शख्स कहता है कैसे, बैंक कहता है कि ये बुक रखो आप और ये बुक रखता हूं मैं। बैंक कहता है कि ये बुक रखो भाई आप, तो ये बुक रखता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या, इसको हम कह सकते हैं कि बैंक बुक, ठीक है, और इसको मैं कह सकता हूं कस्टमर बुक, ठीक है, समझ आ गई। तो कैश बुक को मैं क्या कह सकता हूं, कस्टमर बुक, और इसको बैंक बुक, और इसको पासबुक भी कह सकते हैं, कैश बुक भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जब कैश बुक इस शख्स को जारी कर दी जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई जब भी आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो आपने कहाँ पे लिखना है, कैश बुक में। बैंक कहता है कि भाई ये शख्स जो है मिस्टर एक्स ही है, यही है, ये बैंक में आते हैं, आके इन्होंने 10,000 क्या करवाया, सबमिट करवा दिया, और अपनी बुक में इन्होंने लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक भी लिखेगा, तो 10,000 बैंक ने भी लिख लिया कि इन्होंने मुझे 10,000 जमा करवाया है, ठीक है। अब इन दोनों में भाई फर्क कैसे आता है, एक दिन फिर आए मिस्टर एक्स एक दिन फिर आए बैंक में, तो इन्होंने भाई फिर 5,000 जमा करवा दिया और इन्होंने भी 5,000 इनका लिख लिया। इसका मतलब 15,000 दोनों में होना चाहिए, 15,000 इधर भी और 15,000 इधर भी। भाई किसी एक दिन ऐसा हो गया कि मिस्टर एक्स बैंक में आए, फिर दोबारा आए, इन्होंने रुपीज 5,000 या 500 इन्होंने निकलवाया नहीं, सॉरी, चलो निकलवा लिया, हम कर लेते हैं, निकलवा लिया, बैंक ने फौरी डिडक्शन कर ली, 500 जो था बैंक ने फौरी कट कर लिया। जब ये आए इन्होंने लिखा ही नहीं, इन्होंने वो पैसे लिखे नहीं। तो अब मुझे बताओ, इधर 14,500 और इधर कितना है, इधर 15,000 आ रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क आ गया। तो अब ये फर्क जो है वो कौन दूर करेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश बुक और पासबुक के दोनों के फर्क को क्या करती है जी, दूर करती है। समझ आ गई आप लोगों को, चलें।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो बुक होती है कस्टमर की उसको कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं उसको? कैश बुक। और एक बुक होती है किसकी? बैंक की। उसको कह सकते हैं हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं पासबुक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं? पासबुक भी और कैश बुक भी। जब भी वो शख्स बैंक में पैसे जमा करवाएगा वो अपनी बुक में लिख लेगा, बैंक पासबुक में लिख लेगा, बैलेंस बराबर आ रहा होगा। ठीक है, अब मार्च इस महीने की जब बैंक ने इस शख्स को स्टेटमेंट भेजी ना कि भाई ये लो, इस महीने आप इतनी बार आए हो, इतनी बार आपकी डिडक्शन हो गई है, इतनी बार आपने पैसे जमा करवाए हैं और आपका बैलेंस ये आ रहा है। चलो जी, मार्च के महीने में कुछ गलतियां हो गई। सपोज इसमें बैलेंस आ रहा था जी 5000 और इनकी बुक में आ रहा है जी 5200, दोनों में फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये बैंक के पास, बैंक को जाकर कहा कि भाई मेरी बुक में तो 5200 आ रहा है, आपकी बुक जो आपने टीसीएस बाई डाकिया के हाथ भेजी है उसमें 5000 आ रहा है, 200 का कहाँ पे फर्क आ गया? जरा हम लोग बैठ के क्या करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं, हम बैठ के चेक करते हैं, हम बैठ के दोबारा इसको मेंटेन करते हैं। बैंक कहता है जी आ जाओ, तो फिर आ जाओ मैदान में। भाई बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक आप लोगों को न्यूमेरिकल में लाजमी दिया होगा, या तो कैश बुक होगा या वो पासबुक होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? या वो किसका होगा? कैश बुक का होगा, या वो पासबुक मतलब के बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होगा। अगर तो कैश बुक का दिया हो, आगे कुछ ना लिखा हो, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस। इसकी लॉजिक सुने कि भाई मैंने अपने पास से नहीं कहा इसका डेबिट बैलेंस है, इसकी लॉजिक आप लोग सुने। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक किसकी बुक है? आप लोग बताएं। कस्टमर बुक। ठीक है, कस्टमर ने जब बैंक में पैसे जमा करवाए, ठीक है, जैसे ही उनका अकाउंट खुला, उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए, वो कस्टमर सोचता है बैंक मेरा क्या है जी? एसेट। बैंक मेरा क्या है? एसेट। इधर मैं लिख देता हूं, बैंक है जी उसका एसेट्स। ठीक है, तो फिर उसका एसेट बढ़ गया, उसका एसेट में इंक्रीजिंग होगी। एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो बैलेंस होता है जी डेबिट बैलेंस। बात समझ आ गई? अब उसने बैंक में पैसे जमा करवा ले, वो ये कंसीडर करेगा कि मेरा बैंक एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटी में बन गया हूं, बैंक ने मुझे मुस्तकबिल में पैसे देने हैं जब मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बैलेंस एज पर कैश बुक आप लोगों को आए तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है जी? डेबिट बैलेंस। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैलेंस आपको एक आएगा, पेपर में आपको एक बैलेंस आएगा, सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, डबल बैलेंस मेथड में नहीं। और रिवाइज कैश बुक की मैं बात नहीं कर रहा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि आपको बैलेंस एक मिला होगा, वो कैश बुक का हो सकता है या वो बैलेंस एज पर पासबुक मतलब के बैंक स्टेटमेंट भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये बैंक है, बैंक ने मुझे पैसे देने हैं क्योंकि मैंने जमा करवाए हैं उसके बैंक में, तो बैंक के लिए वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी भाई जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है जी? क्रेडिट होती है। अगर आपको लायबिलिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई भी मसला आ रहा है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मेरे वीडियो नंबर 2 जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अमेरिकन अप्रोच के साथ हर चीज डेबिट क्रेडिट रूल की आप लोगों को क्लियर की हुई है। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो क्रेडिट, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो डेबिट। ठीक है, बात समझ आ गई? चलें जी। अच्छा,
अगर इन दोनों में से ये दोनों बैलेंस नहीं दिए, उसने दिया है जी बैलेंस एज पर कैश बुक, और साथ में उसने इंटो में लिख दिया है ओवर ड्राफ्ट। क्या लिख दिया है? ओवर ड्राफ्ट। क्या लिख दिया भाई? ओवर ड्राफ्ट। तो फिर ये बैलेंस जो है, आपको पता है कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। फिर ये बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आपने बैंक में 10,000 जमा करवाया था, ठीक है। एक दिन आप गए बैंक को, कहा कि भाई ऐसे करो, मुझे आप 20,000 दे दो। बैंक कहता है कि भाई आपका दिमाग ठीक है, आपके तो अकाउंट में सिर्फ 10,000 है। ये शख्स कहता है कि भाई काइंडली आप 10,000 मुझे और दे दे, मैं ओवर निकलवाना चाहता हूं, मैं ओवर ड्राफ्टिंग करना चाहता हूं, आप मुझसे क्या ले लीजिएगा? इंटरेस्ट ले लीजिएगा। तो बैंक ऐसे कामों में तो भाग के आता है, बैंक को तो खुद इंटरेस्ट चाहिए होता है, उसने अपने काम चलाने होते हैं, तो इसलिए बैंक क्या करता है? ओवर ड्राफ्टिंग उसे करने देता है। तो आप मुझे बताएं, अब 10,000 आपने मोर और ज्यादा निकलवा लिया है। इस 10,000 ये तो आपका है, ये आपने ज्यादा निकलवा लिया है। अब ये 10,000 आपने बैंक को देना है, वो आपकी क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो देखिए भाई मैंने कौन सा बैलेंस लिखा है? क्रेडिट। बात जो भी करनी है हमने कॉन्सेप्चुअल करनी है, लॉजिक के साथ करनी है, लॉजिक के बगैर नहीं करनी। मैं आप लोगों को आके यही बता सकता था कि भाई इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसका क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आना था। तो बाय लॉजिक हम लोग समझ रहे हैं। अगेन एंड अगेन मैं बताता चलूं कि आपको पेपर में एक बैलेंस दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, यहाँ उसने लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तो फिर आपने कैश बुक का बैलेंस आपके अंडरस्टूड होता है कि डेबिट होता है, और लेकिन ओवरड्राफ्ट का नाम जब लग जाए तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ओवरड्राफ्ट ओवर ड्रान भी आ सकता है, सेम मतलब अन फेवरेबल। इन तीनों में से कोई एक लफ्ज लग जाए तो आपने बैलेंस को क्या कर देना है? उलट कर देना है। बात समझ आ गई यहां तक? इन तीनों में से कोई एक लफ्ज लग जाए तो आपने बैलेंस क्या कर देना है? उलट कर देना है। चलें, अगर मैं कहूं बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपके जहन में अब तक क्या आ गया है कि सर क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने साथ में लगा दिया है भाई ओवरड्राफ्ट, या इन तीनों में से कोई लफ्ज लग गया तो इसका बैलेंस हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? इसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। चलें जी, यहां तक आप लोगों को बैलेंस क्लियर हो गए सारे, जो मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जोन सी चीजें आती हैं इसमें उसको लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ मैथ के रूल लिखना चाहता हूँ, जो कि हम उसके करते हैं, माइनस प्लस के करते हैं, जो आप लोगों को पता है कि भाई प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। सॉरी, हम दोबारा से करते हैं, स्टार्ट जरा मैं यहाँ से ले लेता हूँ। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही, आप लोगों ने 7वीं 8वीं 6वीं में ही सीख लिए थे। तो इसी तरह ही भाई आप लोगों ने याद रखना है, अकाउंट्स में भी ऐसे ही चलता है कि डेबिट इज इक्वल टू प्लस, मतलब कि डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिट इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू मतलब के माइनस, ठीक है, लेस, ठीक। उसके बाद क्रेडिट डेबिट इज इक्वल टू लेस, यानी कि माइनस माइनस, ठीक है। इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, या चले मैं इधर ही लिखा रहने देता हूं। अब मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन में एक बैलेंस होगा। इन चारों में से हम एक बैलेंस उठाते हैं, या बल्कि अभी कोई भी नहीं उठाते, आप इनको लिखो
और जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट चीज़ें लिखने वाला हूँ। तो चले गाइस, हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं कौन कौन सी। आप लोगों ने ये चेक याद रखने हैं, आप लोगों को पीछे डेफिनेशन भी दी होंगी। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकोलेक्टेड चेक्स, ठीक है। ये दो चेक जो होते हैं इनको जरा समझना जरूरी होता है और समझना भी बायोलॉजिक होता है। ये हूं जी मैं, वैसे लग तो नहीं रहा, ये भाई भी मोटे हैं, और ये हैं जी कोई भी शख्स लगा लो, कोई भी मिस्टर वाई जी, कुछ कोई भी है, और मैंने इनको भाई एक चेक लिख के दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई ये लेके जाओ, और जाके ये बार बार मेरे तरले करता था कि भाई मुझसे जो आपने पैसे लिए हैं वो आके मुझे दो, किसी भी तरह मुझे दो। मैंने इनको चेक लिख के दे दिया, ठीक है। अब बात याद रखिएगा, मैंने इनको चेक लिख के दिया, मैंने कहा जाओ यार बैंक में जाओ और इससे बैंक से मेरे अकाउंट से क्या ले लो, पैसे ले लो। चेक इशू किया मैंने, ठीक है, और मैंने इनको कहा कि जाके बैंक से पैसे ले लो। ये भाई जो थे ये 6-6 महीने तक बैंक ही नहीं गए, या ये बैंक गए, बैंक ने कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। मिस्टर शाहजेब ने साइन जो हैं वो सही नहीं किए, या शाहजेब साहब ने आपको जैली चेक दे दिया, यहाँ शाहजेब ने क्या किया है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। कोई भी वजह हो सकती है, साइन गलत है, बैंक का दरवाजा लगा हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है, बैंक ने पैसे देने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। उस चेक को हम कहेंगे जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या कहते हैं इनको, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अभी मैंने इनकी नेचर आपको बतानी है, वो भी हम साथ लेके चलेंगे। ये डेबिट क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। देखें इसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लें। ऐसे चेक जो आप लोग अपने कस्टमर को लिख के देते हो कि जाके बैंक से अमाउंट ले लो, लेकिन बैंक उनको लेकिन बैंक उन पे अदायगी करने से क्या कर दे, इनकार कर दे, ऐसे चेक क्या कहलाते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। अब मैंने डेबिट यहां क्यों लिखा भाई, अगर देखें मैंने इनको चेक लिख के दिया, ये शख्स बैंक चले जाता, बैंक सपोज कर रहे हैं ये शख्स बैंक में चले जाता, बैंक इसको इस चेक पे अदायगी भी कर देता, बैंक इसको पैसे भी दे देता, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट से उतने पैसे क्या हो जाने थे, कम हो जाने थे, ठीक है। मेरा एसेट क्या हो जाना था, डिक्रीज हो जाना था, बैंक मेरा उतने से क्या हो जाना था, कम हो जाना था। अगर पैसे मिल जाते तो फिर नेचर क्या होनी थी, क्रेडिट होनी थी, फिर उस चेक की नेचर होनी थी क्रेडिट, क्योंकि बैंक मेरा उतने से कम हो गया। अब वो प्रेजेंट नहीं हुए, जब नहीं हुए तो भाई उतने से आपका वो चेक की नेचर क्या होगी, डेबिट होगी। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा अलग से बताने को तैयार हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनकोलेक्टेड चेक्स की, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उलट होगी। अनकोलेक्टेड चेक्स नाम से ही जाहिर है, इसको अनक्लियर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनक्लियर्ड, CLEARED, अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं इसको। अनकोलेक्टेड हो गया, अनक्लियर्ड हो गया, चले और भी एक मेरे जहन में नाम था, वो मुझे मेरे जहन से निकल गया अभी अभी, चले जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स, इंसानी जहन भूल जाता है। चले ये 3 चेक्स हो सकते हैं, ये एक ही बात है। जैसे आप नुमान को नोमी कह लें, टोमी कह लें, कुछ भी कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं, ऐसे चेक जो कि भाई जिनसे आपने पैसे लेने थे, यानी कि ऐसे लोग जिनसे आपने पैसे लेने थे, आप उनको कहते हो कि भाई चेक जो है मेरे अकाउंट में लगवा दो, कलेक्ट करवा दो, या आप बैंक को आपने किसी से पैसे लेने थे, इनसे आपने पैसे लेने थे, ठीक है। ये है जी मिस्टर बी पार्टी,
मिस्टर बी, आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लाजमी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप लोग क्या करते हो, बी को सॉरी आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने लाजमी पढ़ा, उसमें आप क्या करते हो, बी को आप चीज़ें बेचते हो, उसके नाम एक खत वो बिल लिख देते हो और उसको आप बैंक में भेज देते हो, वो भी हो सकता है। या आप अनक्लियर चेक पे ही आए, आप कहते हो कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दो चेक के साथ, तो ये शख्स बैंक में जाता ही नहीं है, ये शख्स बैंक में जाता है चेक लेके और बैंक वाले कहते हैं कि भाई हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, हम पैसे जमा नहीं करेंगे, साइन गलत है या कोई भी रीज़न हो सकती है। ऐसे चेक क्या होते हैं, अनक्लियर चेक। इनकी नेचर होती है क्रेडिटेड। अगर इनकी नेचर डेबिट है तो इनकी नेचर फिर क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड। ये सारा कुछ आप अपने दिमाग से सोचिएगा कैसे। इसको ज़रा इस तरह सोचें कि अगर वो शख्स पैसे जमा करवा देता तो आपका बैंक क्या हो जाना था, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डेबिट नेचर, ठीक है। अब पैसे नहीं आए तो इसका मतलब फिर होगी क्रेडिट नेचर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी, कुछ यहाँ पे मसला आ रहा होता है, एनी क्रेडिटेड बाय बैंक, या इसको आप कह सकते हो कि भाई मुझे, क्योंकि मेरा अकाउंट है बैंक में, मुझे किसी किस्म की बैंक ने आमदनी दी है। अब बैंक पास से तो नहीं दे सकता, हाँ बैंक पास से इंटरेस्ट दे सकता है। अगर मैंने लाखों रुपया बैंक में जमा करवाया हो तो बैंक मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, हम आपके पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम लाखों कमा रहे हैं, हम आपको हज़ारों दे रहे हैं। तो इसमें बैंक क्या करेगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देगा। और एनी क्रेडिटेड बाय बैंक यानी कि आमदनी, क्या कहेंगे इसको, आमदनी, क्या कहेंगे इसको, तो इसकी नेचर होती है डेबिट। कोई भी आमदनी हो जाए, बैंक लिख दे जी इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, या बैंक कह दे जी सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है और आपके अकाउंट में डाल दिया है, उतने से आपका बैंक बढ़ गया तो आपका एसेट बढ़ गया, तो उसकी नेचर होगी जी डेबिट, ठीक है। लास्ट वन देखें, एनी डेबिटेड बाय बैंक, बाय बैंक, बाय कोई भी डिडक्शन, या इधर लिख दें एनी चार्जेस, चार्जेस, ठीक है। ये मतलब कि आप बैंक को फ़ोन करते हो कि भाई मेरा यूटिलिटी बिल जो है वो क्या कर दो, पे कर दो, और अपने जो चार्जेस हैं वो भी कर लो। मैं आपको व्हाट्सएप तस्वीर कर रहा हूँ, किसकी, बिल की तस्वीर कर रहा हूँ, और आप उसे पे कर दो। तो बैंक कहता है ठीक है भाई, मैं इसके आपसे चार्जेस भी लूँगा, बैंक पे कर देगा, बैंक अपने चार्जेस कट कर लेगा, उतने से 20, 30, 40, 50 से आपका एसेट जो होगा बैंक वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एसेट कम हो तो फिर क्रेडिट। इन सभी की आपने नेचर करनी है याद, और इसका लेना है आपने स्क्रीनशॉट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसको भला हटा दो, इसको ना करो, और ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, लेस और लेस, ठीक है। तो और इसके अलावा आते हैं भाई ओमिटेड, ओमिटेड मैं साफ करके लिख देता हूँ ज़रा। ओमिटेड इंग्लिश का लफ्ज़ है, ओमिटेड चेक्स आते हैं, QUES। ओमिटेड चेक्स का मतलब होता है ऐसे चेक, भूल चूक के चेक, कि भाई आप बैंक को भेजना भूल गए, आपने अपने तो अकाउंट में लिख लें, आपने अपनी तो कैश बुक में लिख लिए, बैंक को भेजना आप क्या हो गए, भूल गए। ऐसे चेक क्या कहलाते हैं, ओमिटेड चेक्स, इनकी नेचर होती है क्रेडिट। डिसऑनर चेक आ जाए, उनकी नेचर होती है HONOUR, डिसऑनर चेक आ जाए तो भाई इनकी नेचर होती है क्रेडिट। तो ये सारा कुछ था कि जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन में मोस्टली बहुत ज़्यादा आता है, और इसी में ही बच्चों को इनकी नेचर्स का पता नहीं होता। तो आप लोगों ने इसे करना है, अभी नोट करना है, उसके बाद हम इसका अभी से एक चलता चलता न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपने नोट कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस चेक की नेचर क्या है, तो आप खुद से सॉल्व करते जाओगे, क्योंकि आपको इसके आगे है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सारा कुछ मैं इधर लिखा रहने देता हूं, डेबिट डेबिट इज इक्वल टू प्लस क्रेडिट क्रेडिट इज इक्वल टू प्लस ये लेस और ये लेस।
अब हम शुरू करते हैं जी अपना एक चलता चलता न्यूमेरिकल। आपको सबसे पहले उसने दिया होगा जी, इसके कॉलम लगाएंगे, सीरियल नंबर, ठीक है, और यहां पे आप लिखोगे जी डिटेल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहां पे आप लिख दोगे जी ऑन 31 मार्च 2006-7, जो कुछ भी होगा आप लोग इसे लिख देंगे, सीरियल नंबर, डिटेल, और यहां पे आ जाएगी आपकी अमाउंट। ठीक, चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले उसने दिया होगा आपको बैलेंस, तो आप उसे लिखोगे जी सबसे पहले कौन सा लें हम बैलेंस, बैलेंस लेते हैं हम पासबुक का, बैलेंस एज पर पास बुक। तो बताएं कौन सा बैलेंस, मैंने आपको बताया था जी क्रेडिट, अगर कुछ ना लिखा हो तो बैलेंस होता है जी क्रेडिट बैलेंस। चलें, इसकी अमाउंट दे दी उसने सपोज 10,000। नेक्स्ट चलते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको क्या बोलेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। भाई इसकी नेचर मैंने क्या बताई थी कि जो आपने भेजे हों लेकिन वो बैंक उनको प्रेजेंट ना करे, इनकी नेचर थी दी डेबिट। क्या नेचर थी, डेबिट। तो इसका मतलब हमने सबसे पहला जो बैलेंस है, हर आने वाला सुनेरियो जो होगा, जैसे ये अनप्रेजेंटेड चेक का हर आने वाला जो केस उसके साथ हम कंपेयर करेंगे डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपका माइनस, इसकी उसने अमाउंट दी होगी 500 लगा लो, तो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बहुत आसान, दोबारा जरा देखिए क्या किया मैंने, ये बैलेंस और इसको आपने देखना है। इसकी नेचर आपको पता होगी, डेबिट है, क्रेडिट डेबिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आप क्या कर दोगे, यहां से लेस 9,500 रह जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाता है आपको, नेक्स्ट आपको दे देता है जी डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो डेबिटेड बाय बैंक की मैंने आप लोगों को नेचर बताई थी क्या होती है, क्रेडिट। अब एक बात याद रखिएगा लाजमी, कुछ टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है, वो जो ऐड होने वाली चीजें होती हैं वो सबसे पहले लिखवा देते हैं, लेस होने वाली बाद में लिखवा देते हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, आप जैसे आपके टीचर कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब भाई क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा, इसकी अमाउंट वो दे देता है 50 रुपी, तो आप यहां से उसे कर दोगे जी ऐड, ठीक है, ये बात आ गई। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स, इसकी नेचर होती है भाई क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट इज इक्वल टू होता है ऐड, ठीक है। यहां पे आपको 4000 दे देता है अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट, 4000 13,550। क्या सर हम यही इसके साथ ही हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, बेटा ऐसी बात नहीं है। सपोज फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाता है और इसकी नेचर है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स की नेचर है 14,000, ठीक है, इसकी नेचर होती है डेबिट। अब देखना जरा बात गौर से सुनना, क्रेडिट डेबिट हो तो जाएगा लेस, लेकिन अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि इस अमाउंट से जो आने वाला सिनेरियो था वो हो गया है बड़ा, हो गया अबव हो गया, तो जिसकी लाठी उसकी बैंक्स, ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल जाएगा। मतलब कि 450 रुपीज। अब जो आने वाला बैलेंस होगा, कोई भी चीज होगी बैंक डेबिटेड, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो बैंक डेबिटेड की नेचर क्रेडिट। अब आपने इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ आपने इसको क्या करना है, इसके साथ आपने इसको क्लियर करना है। 50 रुपये आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 आपका बैलेंस। तो नेक्स्ट आपको दे देता है जी डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो डेबिटेड बाय बैंक की मैंने आप लोगों को नेचर बताई थी क्या होती है, क्रेडिट। अब एक बात याद रखिएगा लाजमी, कुछ टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है, वो जो ऐड होने वाली चीजें होती हैं वो सबसे पहले लिखवा देते हैं, लेस होने वाली बाद में लिखवा देते हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, आप जैसे आपके टीचर कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब भाई क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा, इसकी अमाउंट वो दे देता है 50 रुपये, तो आप यहां से उसे कर दोगे जी ऐड, ठीक है, ये बात आ गई।
अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स। इसकी नेचर होती है भाई क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू होता है ऐड, ठीक है। यहाँ पे आपको 4000 दे देता है अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट 4000, 13,550। क्या सर हम यही इसके साथ ही हमेशा कंपेयर करते रहेंगे? बेटा ऐसी बात नहीं है। सपोज फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाता है और इसकी नेचर है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स की नेचर है 14,000, ठीक है। इसकी नेचर होती है डेबिट। अब देखना जरा, बात गौर से सुनना, क्रेडिट डेबिट हो तो जाएगा लेस, लेकिन अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि इस अमाउंट से जो आने वाला सिनेरियो था वो हो गया है बड़ा, हो गया अबव हो गया, तो जिसकी लाठी उसकी बैंक्स, ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल जाएगा। मतलब कि 450 रुपीज अब जो आने वाला बैलेंस होगा, कोई भी चीज होगी बैंक डेबिटेड, यहाँ मैं लिखता हूं, ठीक है। तो बैंक डेबिटेड की नेचर क्रेडिट। अब आपने इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ आपने इसको क्या करना है, इसके साथ आपने इसको क्लियर करना है। 50 रुपये आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 400 आपका बैलेंस। तो ये था जी हमारा ऐड और लेस करने का सारा रूल जो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा। आज की वीडियो का कंक्लूजन करते हैं तो हम लोगों ने सीखा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ लेके आने वाला हूं इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और मैथ के लिहाज से। तो नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।